हाथ बांध क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो अपने हौसलों के सामने। इसी विचारधारा के साथ एचपी एजुकेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 1 सॉल्व किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए तरीके से हमें जो शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 2 है जो समझने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखना, इसमें एक एक ऑप्शन को हम लेते हुए फिर इस पेपर को समझने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अभिवृद्धि विकास के नियम में सम्मिलित नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए है इसमें से 3 तो है जो आपके नियम में सम्मिलित है अभिवृद्धि और विकास के, लेकिन एक ऑप्शन है जो नियम में सम्मिलित नहीं होगा। देखना, विकास सभी के लिए समान है, तो बिल्कुल विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक सभी के लिए, जीवों के लिए समान तरीके से होता है। फिर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, तो हो सकती है कि गति भिन्न भिन्न, जरूरी नहीं है कि सभी की गतियाँ समान तरीके से विकसित हो। ध्यान रखना, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो 18 साल, कोई बालक है जो 18 वर्ष तक अपनी शारीरिक विकास को पूर्ण करता है, तो कई बालक ऐसे भी होते हैं जो 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक अपना जो शारीरिक विकास पूर्ण कर लेते हैं, तो इस प्रकार से उनकी गतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर ऑप्शन सी और डी देखना, एक में तो लिखा वर्तुलाकार और एक में लिखा है रेखीय, तो ये दोनों शब्द है वर्तुलाकार और रेखीय। विकास वर्तुलाकार भी हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ये दोनों विलोम शब्द लग रहे। तो इस प्रकार से इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन सत्य होगा, एक कैसा होगा, असत्य। अब वर्तुलाकार को समझोगे तो कैसे क्या कहोगे कि जिस इस प्रकार से विकास चलता है कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अचानक से विकास तीव्र गति से बढ़ जाता है, फिर अचानक से धीमा बढ़ जाता है। और रेखीय में क्या कहेगी कि एक समान से चलता है। तो ध्यान रखना, विकास एक समान से न चलकर कैसा होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विकास हमेशा कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास रेखीय होता है, जो आपका असत्य है। विकास के नियमों के अंदर ये सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। ऑप्शन 1, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो देखिए, जितने भी अलग अलग प्रकार के चित्र है, सामाजिक कह दो, चाहे शारीरिक कह दो, चाहे मानसिक कह दो, भावनात्मक रूप से कह दो, ये अलग अलग रूप से स्वतंत्र है, जो इनका विकास नहीं होता है। ऑप्शन 1 जो आप एक गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये समन्वित रूप से एक दूसरे की सहायता लेते हुए इनका संपूर्ण क्षेत्र का विकास होता है, न कि अलग अलग। फिर दूसरा, एकीकृत और समग्र रूप से विकसित, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक साथ एकीकृत रूप से और समग्र एक दूसरे की सहायता करते हुए ये चित्र है जो विकसित होते हैं। और आंशिक रूप से और बेतरतीब ढंग से, ये तीनों, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका गलत रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा वाला, बी आंसर, एकीकृत और समग्र रूप से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, किसके अनुसार नैतिक विकास रूप में बच्चा तटस्थ, टेबुलर रासा, कोरिलेट होता है। ऑप्शन 1 जॉन लॉक, दूसरा है संत आइगस्टाइन, फ्राइड और एरिक्सन। तो ध्यान रखना, ये जो जॉन लॉक की विचारधारा थी कि बच्चा है जो बचपन से या शुरुआत से कैसा होता है, नैतिक रूप से तटस्थ होता है, कोरिलेट के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर नैतिकता बढ़ती है। और आइगस्टाइन, तो ध्यान रखना, ये क्लास के सिद्धांत के अंदर आते हैं और इन्होंने मौलिक पाप सिद्धांत के बारे में व्याख्या की थी। फिर फ्राइड, तो आपको पता ही है, ये आधुनिक नैतिक विकासवादी है, इन्होंने जिजीविसा और मुमुर्षा जैसी 2 प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। और एरिक्सन जो सामाजिक सावेगिक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इसके अंदर इन्होंने कुल 8 अवस्था बताई थी। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉन लॉक। प्रश्न है, एरिक्सन की कौन सी सामाजिक सावेगिक अवस्था बाल्यावस्था से संबंधित है। ऑप्शन 1 विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम लज्जा, ऑप्शन 3 है जो पहल बनाम अपराध, और चौथा ऑप्शन है अध्यवसाय बनाम हीनता। तो ध्यान रखना, ये चारों ऑप्शन क्रम से दिए हुए हैं। एरिक्सन ने टोटल है जो आपके 8 अवस्था बताई थी, उसमें से जो पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, जो आपको पता हो तो जन्म से 1.5 वर्ष के लिए थी। फिर स्वायत्त बनाम लज्जा, जो 1.5 वर्ष से लगाकर कहाँ तक थी, 3 वर्ष। और तीसरा ऑप्शन पहल बनाम अपराध, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष थी। ये लगातार ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपकी शैशवावस्था से संबंधित है, जिसमें से विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्त बनाम लज्जा, ये तो पूर्ण रूप से शैशवावस्था के लिए हो जाएगी। और स्वायत्त, ये पहल बनाम अपराध, ये जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था के लिए हो जाएगी। और जो अंतिम आपका रह जाएगा, जो अंतिम आपकी रह जाएगी अध्यवसाय बनाम हीनता, ये आपकी 6 से 12 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष के लिए अध्यवसाय बनाम हीनता, ऑप्शन डी। इसी के साथ आपका ये जो बाकी की 4 अवस्था कौन सी है, वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, और कितने कितने वर्ष के लिए होते हैं ये ध्यान रखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यवसाय बनाम हीनता, ऑप्शन डी। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 ऑप्शन है आनुवांशिकता, नंबर 2 कारण है वातावरण, और नंबर 3 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है विकास दोनों से प्रभावित होता है, आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, आनुवंशिकता से भी होता है और वातावरण से भी होता है।
मैकडूगल द्वारा बताए गए संवेग की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा इसका कि मैकडूगल ने टोटल है जो 14 प्रकार के संवेगों की व्याख्या की गई है और 14 प्रकार की संवेगों के साथ मूल प्रवृत्तियाँ जो बताई गई है कि किस किस प्रकार के संवेग के अंदर किस किस प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर आपके लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 14। अगला प्रश्न था लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्तिगत, अपूर्व या मुखौटा। तो आपको पता होगा लैटिन भाषा के अंदर है जो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम टीएटी का नाम भी देते हैं, टीएटी कहते हैं इसे, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए हरमन रोसा, ऑप्शन बी लियोपोल्ड बेलक, ऑप्शन सी है होल्समैन और ऑप्शन डी है मॉर्गन मुरे। तो ध्यान रखना जो हरमन रोसा है आपके ये तो स्याही धब्बा के लिए परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसमें इन्होंने 10 कार्ड का प्रयोग किया था। फिर लियोपोल्ड बेलक, तो ये आपको पता होगा सीएटी बाल प्रसंगात्मक परीक्षण जो आपका मॉर्गन मुरे का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उसी का है जो बालकों के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बाल प्रसंगात्मक परीक्षण। इसका परीक्षण किन्होंने किया था? लियोपोल्ड बेलक ने, और इन्होंने इसके अंदर 10 कार्ड चित्र के प्रदर्शित किए थे और जो मॉर्गन मुरे हैं तो इन्होंने आपके लिए टीएटी का आविष्कार किया था। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नीचे समुच्चय ए और समुच्चय बी में बुद्धि के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दोनों समुच्चयों का सही मेल करते हुए नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का हमें क्या करना है? चयन करना है। एक तरफ समुच्चय ए जो दिया है इसमें तो बुद्धि सिद्धांत का आविष्कार करने वालों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं। देखिए समुच्चय के अंदर अल्फ्रेड बिने है जो आपको ध्यान हो तो एक समूह सिद्धांत से संबंधित है, तो जो एक के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा समुच्चय बी के अंदर एस वाला एक तत्व सिद्धांत। फिर स्पीयरमैन, तो ये आपको पता होगा द्विखंड सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, पी वाला। फिर थॉर्नडाइक आपको पता हो तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं है, इसके अंदर बहुतत्व समझोगे आप। ये जो ऑप्शन मैंने क्यों लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इसे बहुबुद्धि न पढ़कर आप बहुतत्व सिद्धांत पढ़ोगे जिसके लिए कौन प्रसिद्ध है? थॉर्नडाइक। और लास्ट थर्स्टन, तो ये आपके आर वाला जो ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, इनके लिए प्रसिद्ध है। अल्फ्रेड बिने एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन द्विखंड सिद्धांत, थॉर्नडाइक बहुतत्व सिद्धांत और लास्ट थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, एक के लिए तो एस, दो के लिए पी, 3 के लिए क्यू और 4 के लिए आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला एस पी क्यू आर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि इसमें से कौन से ऑप्शन है जो आपको ये लग रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि का सिद्धांत है उससे मिलता जुलता है। ऑप्शन एक, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। तो ध्यान रखना ये जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने शुरुआत में तो 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की थी। फिर रॉबर्ट स्टालविन इन्होंने प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी 2 बुद्धियों को और जोड़कर टोटल कितने 9 प्रकार बताए थे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल बुद्धियों के प्रकार 7 थे और बाद में कितने हो गए? 9। तो या तो 7 प्रकार से हम इससे बच्चों का विकास करेंगे या फिर 9 प्रकार की बुद्धियों का विकास करेंगे। 8 प्रकार इन्होंने नहीं बताया। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षण की परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। देखिए बुद्धिलब्धि परीक्षण से बुद्धि का निर्धारण होता है लेकिन केवल इसी से होता है, ये बात आपकी गलत है। फिर तीसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए, कि वैकल्पिक का मतलब क्या होगा कि अगर एक विधि से बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो हम दूसरी विधि का प्रयोग करें। इस प्रकार से है जो पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसको एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण कर सकते। तो बिल्कुल सही सिद्धांत है, ये सही बात कही है इन्होंने कि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा है समता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो ये तो एक नेगेटिव सी बात हो जाती है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, उसका भाग्य अपने आप वाक्य में लिखा वैसी क्षमता वो निर्मित करेगा। ये एक नेगेटिव बात है जो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन सी। शिक्षक को चाहिए कि एक विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगला 11वां सवाल आपकी एक परिभाषा है जिसके अंदर देखना क्या लिखा हुआ है। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित किया जा सकता है जिसका माप किया जा सकता है। एक वो सभी पहलू देख लो आप व्यक्तित्व के अंदर जिनको माप सकते हैं वो सारी आपकी क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आते। तो ये परिभाषा आपकी है जो स्किनर महोदय की थी, स्किनर की थी ये परिभाषा। ऑप्शन इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा स्किनर। व्यक्तिगत भेद किस किस अंतर्गत पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृद्धि स्तर में पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं या उपरोक्त सभी में। तो ध्यान रखना अलग अलग व्यक्तियों की बुद्धि अलग अलग होती है, फिर अलग अलग व्यक्तियों का अभिवृद्धि स्तर भी अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्तियों की जो गति करने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता होती है उनकी योग्यता भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से जो आपका व्यक्तिगत भेद है इन तीनों ही स्तर के लिए भिन्न भिन्न होगा। आपका ऑप्शन इसके लिए कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न था आपके सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन 1 श्रवण असमर्थ वाले
बच्चे के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए, जो श्रवण असमर्था वाला विद्यालय है वहाँ भेजना अच्छी बात है, वहाँ उसे अच्छी सुविधा मिल सकती है, अच्छी व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन वही भेजना चाहिए, ये कोई इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। नियमित विद्यालय में भी वो अच्छा कर सकता है अगर वहाँ उसे अच्छी सुविधा दी जाए। फिर दूसरा ऑप्शन, कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये तो आप इसे ऑप्शन मानोगे ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं, श्रवण असमर्थ है लेकिन उसमें बाकी भी तो योग्यता है, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त तो सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो बिल्कुल, अगर आप नियमित विद्यालय के अंदर उसे अगली वाली लाइन के अंदर बिठाते हो, उसे सुविधा देते हो, उसके श्रवण यंत्र है उनका उपयोग करते हो उसके लिए, तो वो बच्चा आसानी से समझ सकता है और सीख सकता है। और चौथा ऑप्शन है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो कभी क्यों नहीं कर सकेगा, आराम से कर सकता है, अगर उसे सुविधा दी जाए अच्छे से तो अच्छे से कर सकता है अपने सहपाठियों के समान। तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। ये ऑप्शन देख लेना, बी वाला है या सी वाला, इसे प्रश्न के अनुरूप मिलान करके, लेकिन ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, नियमित विद्यालय में अच्छा कर सकता है, सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तो। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि वाले बालक को। देखिए, सामान्य बालक और प्रखर बुद्धि वाले बालक, ये तो जो अपनी योग्यता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। फिर पिछड़ा बालक है तो ये किसी कारणवश से पिछड़ा होगा, तो उसके कारण को हम दूर करके फिर उसे सामान्य के अंदर ला सकते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनको शिक्षा देने में कुछ हद तक कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसके लिए हमें इनको हस्तशिल्प की शिक्षा है जो दी जानी चाहिए, ताकि वो अपना व्यावसायिक जीवन आसानी से सुधार सके। इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए मंदबुद्धि बालक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट अधिगम असमता का उदाहरण है। देखना, अधिगम असमता है लेकिन वो भी किस प्रकार की, विशिष्ट, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन एक, मानसिक मंदता, तो आपको पता होगा कि अगर बालक मानसिक रूप से मंदत है तो उसका संपूर्ण जीवन इससे प्रभावित होगा। फिर ऑप्शन सी को समझना, सोलिनता, नार्सिज्म कहते हैं इसे, अगर इससे प्रभावित है तब भी उसका संपूर्ण जीवन है जो प्रभावित होगा। और एडीआईडी, जिसे हम कहते हैं अति सक्रियता या न्यून सक्रियता, तो ये भी इसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन जो डिसलेक्सिया है वो संपूर्ण जीवन को प्रभावित न कर, आपको पता है डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधित विकार है, वो केवल जो पठन का विकार है एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर ही वो है असमर्थ रहेगा अधिगम करने में। इस प्रकार से आपका विशिष्ट अधिगम असमर्थता वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल करता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया और चौथा है एडीएचडी। तो एडीएचडी का तो मैंने अभी आपको बता दिया, अति सक्रियता होती है या फिर न्यून सक्रियता होती है। अचानक से उसके अंदर क्रोध आ जाता है तो अचानक से वह कैसा हो जाता है, बालक शांत बैठ जाता है। फिर ये जो डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया, इनको समझना, इसके नाम के अंदर इनका अर्थ छुपा है। इसको अगर समझते, एक ट्रिक से समझे तो किस प्रकार से समझते, डिसलेक्सिया, इस शब्द के अंदर लेक आ रहा है, तो लेक को हम कैसे समझोगे कि लेक जो निम्न होता है उसको हम पढ़ते हैं, तो ये पठन संबंधित हो जाएगा विकार। फिर डिसकैल्कुलिया, तो एक कैलकुलेटर से समझ लो, इसे गणना संबंधित विकार हो जाएगा। और डिसग्राफिया, तो ग्राफ के अंदर हम लिखने का काम करते हैं, जो डिसग्राफिया है आपका ये लेखन संबंधित समस्या आती है। तो ध्यान रखना, डिसग्राफिया ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की पत्नी सर्वगुण संपन्न है सिवाय एकमात्र अवगुण के, पत्नी है जो मोबाइल कुछ हद से ज़्यादा समय के लिए लेके बैठती है। सर्वगुण संपन्न की वजह से तो वह पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन एक अवगुण की वजह से वो पत्नी को उस अवगुण को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो पति किस प्रकार के द्वंद में है। देखना, द्वंद से संबंधित प्रश्न है। द्वंद का मतलब दो स्थितियाँ हमारे सामने, दो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है। फिर इसके चार प्रकार जो लेविन महोदय ने बताए थे, ऑप्शन के अंदर दिख रहा है आपको, एक तो उपागम अंतर्द्वंद, फिर उपागम त्याज्य अंतर्द्वंद, त्याज्य अंतर्द्वंद और दोहरा उपागम त्याज्य अंतर्द्वंद। ये चार प्रकार लेविन ने बताए थे द्वंद के। क्या होता है, एक को समझना, उपागम। इसके अंदर क्या होता है, ऐसी दो परिस्थितियाँ आती हैं कि जिसके अंदर हम पहले वाली परिस्थिति को भी स्वीकार करना चाहते हैं और दूसरे वाली परिस्थिति को भी स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन किसी दोनों में से एक को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे एक हाथ में हमारे लिए ये मान लो कि गुलाब जामुन है और एक हाथ में हमारे लिए क्या है, काजू कतली, और हम दोनों में से किसी एक को खाना है, तो ये हमारे लिए किस प्रकार का द्वंद हो जाएगा, उपागम। फिर उपागम त्याज्य, इसमें क्या होता है, एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसे हम ग्रहण तो करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश उसे त्यागना पड़ता है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम उसे लेना भी चाहते हैं, ग्रहण भी करना चाहते हैं और छोड़ना भी पड़ रहा है। ये ऐसी स्थिति होती है, वो उपागम त्याज्य कहलाती है। कैसे समझोगे इसे, मान लो एक अंगूर का पेड़ है और आपको भूख लगी हुई है, आप अंगूर खाना चाहते हो, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अंगूर के सिवाय, लेकिन एक समस्या आ रही है कि अंगूर का पेड़ बहुत ऊंचे, तो इस स्थिति में क्या होगा, आप अंगूर खाना भी चाहते हो और खा भी नहीं पा रहे हो, तो एक प्रकार से एक उपागम त्याज्य वाली परिस्थिति आ जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन त्याज्य,
दो दो परिस्थितियाँ और दोनों आपके लिए नकारात्मक परिस्थिति, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति त्याज्य वाली हो जाती है। कैसे? मान लो आप ऐसी स्थिति में खड़े हो, चाहे एक तरफ तो खाई है और एक तरफ से जंगल में आग लगती हुई आपकी तरफ आ रही है। तो आग लगती हुई आ रही है, या तो आपको आग में समाहित होना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि दूसरी तरफ जो खाई है उसके अंदर गिर जाएंगे। दो ऑप्शन है, तो दोनों ही आपके लिए नेगेटिव से हो जाएंगे, त्याज्य। और अंतिम है दोहरा, और चौथा है दोहरा उपगम, त्याज्य अंतर्द्वंद। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने दो परिस्थिति ऐसी आती है कि पहले वाली परिस्थिति के अंदर आप जाना भी चाहते हो और नहीं भी जाना चाहते हो, दूसरे वाली परिस्थिति के अंदर भी आप जाना भी चाहते हो, नहीं भी जाना चाहते हो। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझना। मान लो एक बालक है और उसके पिता है उसे IAS बनाना चाहते हो, उसकी माता है उसे डॉक्टर बनाना चाहती हो। इस स्थिति में अगर वो डॉक्टर बनता है तो उसकी माता खुश होती है लेकिन पिताजी नाराज हो जाते हैं, और अगर IAS बनता है तो उसके पिताजी खुश हो जाते हैं लेकिन माताजी नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में उसके लिए उलझन है, दोनों और चाहे तो भी खुशी है, दोनों और न चाहे तो भी गम है, दुख है। तो इस प्रकार से आप समझोगे। ये 4 प्रकार थे जो किन्होंने बताए थे, द्वंद्व के प्रकार लेविन ने बताए थे। इस सवाल के अंदर क्या आ रहा है कि पत्नी के अंदर सर्वगुण है, तो सर्वगुण की वजह से वो पत्नी को छोड़ भी नहीं पा रहा है, और एक अवगुण है जिससे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो एक स्थिति तो है जो पॉजिटिव वाली और एक स्थिति नेगेटिव वाली है। तो ये आपके लिए कौन सा ऑप्शन दे देगा? उपागम त्याज्य वाला अंतर्द्वंद। इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, उपागम त्याज्य अंतर्द्वंद। अगला सवाल था मनस्ताप के कारण है। मनस्ताप का मतलब क्या हो जाएगा? मन ही मन पछतावा जो होता है और उसे हम सहन कर जाते हो, वो हमारे लिए एक प्रकार से मनस्ताप का कारण बनता है। देखिए समाज, ये रीट वाले अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से है, जो अभी 1.5 वर्ष से हम रीट का इंतजार कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से हम कैसा मनस्ताप का सामना अपने समाज के बीच कर रहे हैं वो हमें अच्छी प्रकार से मालूम है। फिर अति उच्च आदर्श, देखिए आदर्श अच्छी बात है, उच्च आदर्श भी अच्छी बात है, लेकिन अति जब हो जाते तो हमारे लिए कहीं न कहीं समस्या पैदा कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल समझना। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो उसके अंदर जो भिड़े होता है, एक में सेक्रेटरी भिड़े, वो अपने अति उच्च आदर्श के कारण कई बार है जो अपने साथी मित्रों के बीच में एक हंसी का पात्र बन जाता है। तो अति उच्च आदर्श ये भी मनस्ताप का कारण है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य, ये तो आपको पता ही है, कोई बौना होता है तो वो मन ही मन है जो चिंता करता है और एक मनस्ताप को सहन करता है, मनस्ताप का एहसास करता है। तो इस प्रकार से तीनों ही ऑप्शन आपके लिए से मनस्ताप के कारण बनेंगे, समाज, अति उच्च आदर्श और शारीरिक स्वास्थ्य। इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञानी द्वारा बताए गए 8 अधिगम के प्रकार, अधिगम के स्तर की श्रृंखला में सर्वोच्च स्तरीय जो अधिगम का प्रकार है उसे आपको बताना है। ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा ऑप्शन है श्रृंखलन, तीसरा ऑप्शन है शाब्दिक साहचर्य और चौथा है समस्या समाधान। देखिए ज्ञानी ने कुल 8 प्रकार के अधिगम स्तर बताए थे। जो आपको पता हो तो पहला संकेत था, फिर दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य क्रिया करता है उद्दीपक के साथ, तीसरा था श्रृंखलन, श्रृंखला के रूप में जो अधिगम करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, फिर शाब्दिक साहचर्य था, फिर विभेदीकरण था, इसके बाद सकल्पना अधिगम जिसमें कंसेप्ट स्वयं बनाने का प्रयास करता है, फिर नियम बनाता है, नियम अधिगम, और अंतिम में है जो समस्या का समाधान करना है। तो इस प्रकार से जो आपका सबसे निम्न स्तर का जो अधिगम होता है वो तो होता है संकेत के माध्यम से, और सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम होता है वो आपका होता है समस्या समाधान के माध्यम से। तो इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या समाधान। प्रश्न है, शिक्षाविद जो रचना दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं इनमें से कौन से? रचना शास्त्र रचनावादी कौन नहीं है वो बताना है। वॉटसन, पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। तो आपको पता होगा जो अधिगम के 3 प्रकार के सिद्धांत बताएं उसमें से एक तो व्यवहारवाद सिद्धांत, जो व्यवहार के माध्यम से है, जो उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से है अधिगम करते हैं। फिर दूसरा है आपको पता हो तो संज्ञानवादी, जो अपने संज्ञान, सोच, समझ और मन की वजह से अधिगम कर पाते। और तीसरा है आपको पता हो तो रचनावाद, निर्माणवाद और संरचनावाद। इसके अंदर बच्चा है जो स्वयं ज्ञान की रचना करते हैं। तो ध्यान रखना इस ऑप्शन के अंदर पियाजे, लेवाइकोत्स्की और ब्रूनर, ये तो तीनों कैसे है? संरचनावादी, निर्माणवादी है, जबकि जो वॉटसन है आपके वो कैसे है? व्यवहारवादी। इस प्रश्न का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, वॉटसन। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंदर सम्मिलित नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। आपको पता हो तो ये जो ऑप्शन 3 मैंने पहले लिखे हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों इसके मुख्य नियम के अंदर सम्मिलित होते हैं। जबकि इन्होंने 5 गौण नियम बताए थे जिसके अंदर एक गौण नियम बहु अनुक्रिया का नियम, ये गौण नियम के अंतर्गत आ जाएगा। और बाकी के जो 4 गौण नियम है, कुल 5 गौण नियम थे, तो वो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताओगे कि कौन कौन से आपके 5 गौण नियम थे। मुख्य नियम तो आपके 3 लिखे हुए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और जो मुख्य नियम के अंदर सम्मिलित नहीं हो रहा है तो वो इसका आंसर है बहुक्रिया का नियम। इस प्रश्न का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, बहुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के चिंतन में मानसिक प्रतिमा निर्मित होती है? मानसिक प्रतिमा का मतलब क्या हो जाएगा? आपके मन के अंदर एक प्रकार से आपके दिमाग के अंदर एक चित्र बनेगा, प्रतिमा बनेगी।
प्रत्यक्षात्मक चिंतन, देखिए इस प्रकार के चिंतन में तो हमेशा जो समस्या होती है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आती है और आप उसके ऊपर चिंतन करते हो। फिर कल्पनात्मक चिंतन, जिसके अंदर आप सोचते हो, आप विचार करते हो, वो कल्पनात्मक चिंतन। और अंतिम में प्रत्यात्मक चिंतन। इस प्रत्यात्मक चिंतन के अंदर आप जो अपने पूर्व अनुभव को उपयोग में लेते हो, एक संपर्क के रूप में आप जो चिंतन का प्रत्येक रूप में, कंसेप्ट के रूप में आप चिंतन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो कल्पनात्मक चिंतन होता है, एक प्रकार दिवा स्वप्न देख लो। जब आप सोचते हो कि मान लो आपका रेट के अंदर सिलेक्शन हो गया और आप किसी विद्यालय के अंदर पढ़ाने चले गए, तो ऐसा सोचते ही आपके सामने है जो अचानक से एक विद्यालय आ जाएगा और आप उसके अंदर पढ़ाते हुए दिखोगे। तो एक मानसिक प्रतिमा कब दिखेगी? जब आप कल्पनात्मक चिंतन के रूप में सोचना प्रारंभ करोगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कल्पनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में गुणारोपण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, गुणारोपण सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है मैकिलन, दूसरा है एटकिंसन और तीसरा वाइनर। ध्यान रखना ये तीनों ही है जो आपके उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत से संबंधित थे। इसमें से जो आपके मैकिलन है, इन्होंने तो क्या बताया था, जो अभिप्रेरकों को है जो सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जो आपको अभिप्रेरित करते हो उनको आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। और ये एक तो पर्यावरण के संकेत के रूप में सीखते हो और एक व्यक्ति के स्वयं के भावों के माध्यम से सीखते हैं। फिर दूसरा एटकिंसन, इन्होंने क्या बताया था कि एक तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए इन्होंने बताया था कि एक तो सफलता की ओर बढ़ना चाहिए हमें, और एक है जो असफलता से दूर हटना चाहिए। और तीसरा वाइनर, इन्होंने आपके गुणारोपण सिद्धांत की बात कही थी और अपने व्यवहार को समझने हेतु प्रेरित होने के लिए बताया था। तो इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाइनर। अगला प्रश्न है, मैस्लो के पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत में कितने अभिप्रेरक है? 3, 4, 5 या 6? तो आपको पता होगा मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, इसमें टोटल इन्होंने 5 पद क्रम बताए थे, जिसमें से प्रथम था आपका शारीरिक क्रियात्मक से संबंधित था, फिर दूसरा सुरक्षा से संबंधित, तीसरा है जो आत्मीयता प्रेम से संबंधित, चौथा है जो सम्मान से संबंधित, और जो अंतिम है जो सर्वश्रेष्ठ है पदानुक्रमिक का सिद्धांत, वो आत्मसिद्धि से संबंधित था। तो इस प्रकार से टोटल इन्होंने कितने? 5, जो आपका ऑप्शन सी है आंसर हो जाएगा। 5 इन्होंने सिद्धांत दिए थे, 5 स्तर दिए थे। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 निम्न में से किस पर बल नहीं देता? ऑप्शन ए, स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपका जो स्कूल का ज्ञान होता है वो केवल स्कूल तक सीमित न रहकर इसे बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। फिर ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रहना चाहिए। यानी ध्यान रखना जो आपका पाठ्यक्रम है वो केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों पर भी आधारित होना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए। फिर ऑप्शन डी है, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। तो बिल्कुल ये सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जो कक्षा कक्ष को है जो गतिविधियों के साथ भी हमें छात्रों को गतिविधियां भी करवानी चाहिए, इसे भी जोड़ना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन बी है, रटन प्रणाली पर बल देना, तो ध्यान रखना एनसीएफ जो 2005 है वो रटन प्रणाली पर बल नहीं देता है। इस प्रकार से आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, रटन प्रणाली पर, जिस पर ये एनसीएफ है जो आपका बल नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि है जो बाल केंद्रित विधि है? तो ऑप्शन ए देखना, व्याख्यान विधि। ध्यान रखना इसमें केवल अध्यापक अपना व्याख्यान करता है और बालक है जो केवल श्रवण की तरह निष्क्रिय रूप से श्रवण करते हैं। फिर पाठ्यपुस्तक विधि, तो इसमें भी केवल पाठ्यपुस्तक पर बल दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार से छात्र पर बल नहीं दिया जाता। प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि, ध्यान रखना प्रदर्शन के अंदर तो है जो अध्यापक प्रदर्शन करेगा और छात्र केवल उन्हें देखेंगे, निष्क्रिय रूप से उसमें भी होता है। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें बालक स्वयं करके सीखता है, तो उसमें आपका जो ये बालक सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन सी है प्रयोगशाला विधि, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर बालक है जो कैसा होता है? बाल केंद्रित विधि होती है। ये सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन में किस प्रकार के गुण का अवहेलना करते हैं? यानी कि किस प्रकार का गुण है जो उसमें अनुपस्थित रह पाता है, अनुपस्थित रह जाता है जब आप सत्र के अंत में है जो परीक्षा करते हो? तो देखिए निरंतरता, ध्यान रखना जब भी सत्र के अंत में परीक्षा हो रही है तो फिर निरंतरता किस बात की रही? वो तो केवल इस वर्ष में एक बार परीक्षा हो रही है और एक बार आप उसका क्या कर रहे हो? मूल्यांकन कर रहे हो। फिर देखना सहकारिता, तो चाहे आप वर्ष के अंत में परीक्षा करवाओ, मूल्यांकन करवाओ या वर्ष भर करवाओ, हमेशा आपके जो मूल्यांकन में है जो बच्चों की भागीदारी तो रहेगी। तो सक्रिय सहकारिता तो रहेगी चाहे वर्ष के अंत में हो तब भी। और व्यापकता, तो वर्ष के अंत में आपका मूल्यांकन हो रहा है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप सम्मिलित करोगे। तो इस प्रकार से वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन होगा उसमें सहकारिता, बच्चों की भागीदारिता और व्यापकता ये तो उपस्थित रहेगी, लेकिन जो निरंतरता है ये आपकी अवहेलना हो जाएगी, ये अनुपस्थित रहेगी। इस प्रकार से आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन न रहकर ध्यान रखोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निरंतरता। अगला प्रश्न, सीसी के अंतर्गत एक वर्ष में कुल कितने समेटिव लिए जाते हैं? तो समेटिव को समझने के लिए इस प्रकार से समझो, देखना सीसी के अंतर्गत ध्यान रखना 2 सेमेस्टर होते हैं। प्रथम सेमेस्टर जिसके अंदर एक फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव होता है और 2 गतिविधियाँ होती है। फिर सेकंड सेमेस्टर होता है, द्वितीय सेमेस्टर, जिसके अंदर 2 तो फॉर्मेटिव होते हैं, एक समेटिव होता है और 2 गतिविधियाँ होती है।
तो इस प्रकार से समझो, दोनों सेमेस्टर के अंदर दो दो गतिविधियाँ होती है जो सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। फिर प्रथम सेमेस्टर में एक फॉर्मेटिव और दूसरे सेमेस्टर के अंदर दो फॉर्मेटिव, यानी टोटल 3 फॉर्मेटिव होते हैं। और इसी प्रकार से प्रथम सेमेस्टर के अंदर एक समेटिव होता है और द्वितीय सेमेस्टर के अंदर भी एक समेटिव होता है। इस प्रकार से एक वर्ष के अंदर कुल 2 समेटिव होते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक वर्ष में 2 समेटिव होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, अगला प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है तात्कालिक अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, नियम बनाने पर और वातावरण की समस्या पर। देखिए, वातावरण की समस्या पर किसी प्रकार से है जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान बल नहीं देता है, फिर न इसमें नियम बनता है, न इसमें किसी प्रकार के सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो आपकी तात्कालिक अचानक से आपके सामने जो समस्या आती है उसका आप प्रयोग करते हो, अनुप्रयोग करते हो तात्कालिक समस्याओं के निवारण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो तात्कालिक समस्या पर है जो ये क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। अंतिम प्रश्न है, आरटीई 2009 के अंतर्गत एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए। तो ध्यान रखो कि एक अध्यापक के लिए जो प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 45, ऑप्शन डी निर्धारित किए गए। आपका ऑप्शन इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 45।